हाँ तो दोस्तों, आज अपन शुरू करते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर या फिर वाटर क्वालिटी पैरामीटर। क्या क्या होते हैं सबको आइडिया है अपने को। तो पहले ये देख लो, जो भी ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो अपन पानी पीते हैं, उसके लिमिट्स एंड स्पेसिफिकेशन दिए हुए आईएस 10-500। ये 2012 में आया था, आईएस 10-500 2012। और जो टेस्टिंग होती है कि किसी भी में किसी भी टेस्ट की जो टेस्ट मेथड्स हैं, टेस्ट मेथड्स किसमें दिए हुए हैं? आईएस 3025 में दिए हुए हैं। ठीक है, तो अपन जो भी लिमिट्स याद करेंगे वो आईएस 10-500 में दी हुई है। फिर अपन चलते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में। 3 टाइप के वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ेंगे: फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल बस इतना सही है। फिजिकल क्या? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर होना चाहिए पानी का ठीक ठाक, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या था? कलर। कलर अपन 2 टाइप के कलर होते हैं: ट्रू कलर, अपरेंट कलर। ट्रू कलर किसके लिए होता है? ट्रू कलर आता है अपने को यही कलर निकालना होता है पानी में। ये ट्रू कलर आता है डिजोल्व सॉलिड्स के कारण। और जो अपरेंट कलर होता है, तो ये सही कलर नहीं है, ये आता है सस्पेंडेड सॉलिड्स प्लस डिजोल्व सॉलिड्स के कारण। ठीक है, निकालते दोनों को सेम ही मेथड से, चाहे ट्रू कलर निकालो चाहे अपरेंट कलर निकालो। निकालेंगे किससे? टिंटोमीटर से। ठीक है, इसको भी सेम मेथड से ही मेजर करते हैं, जो कि टिंटोमीटर मेथड होता है। क्या होता है टिंटोमीटर में? टिंटोमीटर में आता है ट्रू कलर यूनिट। यानी ट्रू कलर यूनिट का मतलब क्या है? एक स्टैंडर्ड हमने कलर की यूनिट ले रखी है। कैसे? 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम आयन इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन। तो इसको हम 1 लीटर पानी में मिलाते हैं और जो कलर आता है उसको बोल देते हैं 1 टीसीयू। यानी कलर मैचिंग टेक्निक से ही है कि हमने एक फिक्स स्टैंडर्ड सैंपल ले लिया, उसका कलर हमें पता है और बाकी का कलर इसके रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे। तो 1 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन, 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम आयन इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन, इससे जो कलर प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे अपन 1 टीसीयू या 1 हेजन यूनिट। और अपनी लिमिट है 5 से 15 टीसीयू। 5 है अपना एक्सेप्टेबल लिमिट, 15 है अपनी जो भी, जैसे भी अभी आ गया, अपन जैसे भी यूनिट लिखेंगे दो दो यूनिट बोलेंगे। तो जो दूसरी लिमिट होगी, पहली यूनिट होगी वो एक्सेप्टेबल लिमिट, दूसरी जो लिमिट होगी वो कोज फॉर रिजेक्शन लिमिट होगी। ये सभी को आइडिया है कि कोई दूसरा अगर सोर्स ना मिले तो 15 टीसीयू तक भी अपन काम चला सकते हैं, दूसरा कोई वाटर सोर्स ना मिले तो। ठीक है, अब अगर जब अपने पास कोई सैंपल आया तो सबसे पहले अपन अपेरेंट कलर निकाल देते हैं। जैसा सैंपल आया उसी का वैसे ही कलर निकाल दो। फिर क्या करते हैं अपन? सेंट्रीफ्यूगेशन से उसको सेंट्रीफ्यूगेट करके उससे सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव कर देते हैं। तो फिर क्या बचे अपने पास? डिजोल्व सॉलिड्स बचे। और डिजोल्व सॉलिड्स क्या देंगे? ट्रू कलर देंगे। फिर फिर ट्रू कलर निकाल लेते हैं किनकी मदद से? वो डिजोल्व सॉलिड्स। दोनों का मेथड सेम ही होगा। कौन सा मेथड होगा? टीसीयू। ये तो यूनिट हो गई, ट्रू कलर यूनिट। निकालेंगे किससे? टिंटोमीटर से। टिंटोमीटर से। तो जैसा पहले आया सैंपल, वैसा का वैसा उससे उसका कलर निकाल लिया सेम मेथड से ही, टिंटोमीटर से। फिर हम थोड़ा सा उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे उसका, मतलब जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उसको रिमूव करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन की मेथड से। फिर क्या बचे पानी में? डिजोल्व सॉलिड्स। जो डिजोल्व सॉलिड्स बचे उनका फिर से कलर नाप लेंगे, वो ट्रू कलर हो जाएगा। बस इतना से कलर है। फिर आता है पानी का ओडोर एंड टेस्ट, पानी की गंध और खुशबू। खुशबू गंध तो सेम ही हुई, स्वाद। ठीक है, कहते हैं कि पानी के टेस्ट के लिए कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि पानी का कोई टेस्ट ही नहीं होता। तो पानी के टेस्ट के लिए कोई टेस्ट नहीं है। ओडोर के लिए क्या करेंगे हम? ऑस्मोस्कोप लाएंगे। मैं यूनिट क्या होगी ओडोर की? थ्रेशोल्ड ओडोर नंबर, नाम ही लग रहा है। उसका था ट्रू कलर यूनिट, इसका है थ्रेशोल्ड ओडोर नंबर, टी1। टी1 अपन निकालेंगे डाइल्यूशन से। ये डाइल्यूशन की ही लिखा हुआ है। थ्रेशोल्ड ओडोर नंबर बराबर का फाइनल वॉल्यूम A+P डिवाइड बाई इनिशियल सैंपल वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब कितना % डाइल्यूशन करना पड़ रहा है अपने को?
ताकि क्या हो, जस्ट या तो डिटेक्टेबल ना हो या फिर जस्ट डिटेक्टेबल हो। क्या, ओडोर। कि जैसे मान लो अपन ए सैंपल था 10 ml का, अपने पास सैंपल आया 10 ml का सैंपल, हमने उसमें उस टाइम तो उसमें गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी। फिर हमने क्या मिलाया, साफ पानी मिलाया। जो पानी होगा वो साफ पानी होगा। मिलाते गए मिलाते मिलाते गए मिलाते गए 80 ml तक मिला दिया। तो 10 + 80 कितना हो गया, 90 ml हो गया। और 90/10 यानी 9। जैसे ही 80 ml मिलाया हमने, पूरा सैंपल 90 ml का हुआ, तो उसमें से गंध आना बंद हो गई। तो मतलब A+B/A, समझ गए। फाइनल वॉल्यूम कितना, 80 + 10 90। इनिशियल वॉल्यूम 10। थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर कितना हो गया, 9। ये आपने समझ में आ गया। थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल सैंपल वॉल्यूम। TON इज डायल्यूशन फैक्टर एट विच odor इज जस्ट डिटेक्टेबल। तो थ्रेशोल्ड ओडोर नंबर वो डायल्यूशन फैक्टर है जिसके ऊपर ओडोर जस्ट डिटेक्टेबल होती है। यानी जैसे थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे तो कोई गंध नहीं आएगी, थोड़ा सा पानी कम मिलाएंगे थोड़ी थोड़ी बदबू आएगी, तो मतलब जस्ट डिटेक्टेबल। तो वो हो गया थ्रेशोल्ड ओडोर नंबर। इसी को लिमिट नहीं दी है। आइस 10-500 में, आइस 10-500 में क्या है, लिमिट्स हैं, परमिसिबल लिमिट्स, कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट्स हैं। तो इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, लिखा है एग्रीएबल। मतलब जहाँ दोनों दोनों पार्टियाँ एग्री हो जाए कि हाँ मुझे इतना पानी ठीक लग रहा है, कोई बदबू नहीं आ रही है, एग्रीएबल टाइप का ही है, तो इसकी यूनिट नहीं है। ठीक है। बाकी अपन थ्रेशोल्ड ओडोर नंबर निकालते कैसे हैं, फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम, ऑस्मोस्कोप से निकालेंगे। उसकी यूनिट थ्रेशोल्ड ओडोर नंबर। अब एक चीज़ और है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। पानी में जब बारिश होती है ना, बारिश किस पे पड़ती है, ज़मीन पे पड़ती है, अर्थ पे पड़ती है, तो एक खुशबू सी आती है अपने को। खुशबू आती है ज़मीन से, मिट्टी की खुशबू, मिट्टी की खुशबू। आयुष्मान खुराना का गाना भी है, मिट्टी की खुशबू। वो किसके कारण आती है, वो आती है साइनोबैक्टीरिया के कारण। साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक जियोसिन, जियोसिन नाम की एंजाइम छोड़ते हैं, उसके कारण अपने को अर्थी या मस्टी स्मेल आती है। समझ गए। ये कई बार गंदी नालियों में भी आती है। तो जो वहाँ लोग रहते हैं हमेशा से, उनको तो फिर ये बदबू कम आनी शुरू हो जाती है, लेकिन कोई नया बंदा जाता है तो उनको ये अर्थी और मस्टी स्मेल आती है। क्यों आती है, साइनोबैक्टीरिया के कारण। क्या छोड़ते हैं, जियोसिन प्रोड्यूस करते हैं। एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी। ओके। अब आता है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी किसके कारण आएगी, सस्पेंडेड सॉलिड्स, कोलोइडल सॉलिड्स, इनके कारण। डिजोल्व सॉलिड्स के कारण कोई टर्बिडिटी नहीं आएगी। ठीक है। जो पानी में नहीं घुलते उनके कारण टर्बिडिटी आएगी, नाम से लग रहा है। टर्बिडिटी का मतलब धुंधलापन। अब इसके दो मेथड है निकालने के। पहले जो निकालते थे अपन, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट निकालते थे। आजकल अपन निकालते हैं नेप्थोलिन टर्बिडिटी यूनिट। जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट में जो स्टैंडर्ड सैंपल लिया करते थे वो सिलिका का लिया करते थे। नेप्थोलिन टर्बिडिटी यूनिट में फॉर्माजिन लेने लग गए हैं। यानी सेंटेंस आ सकता है 1 mg ऑफ फॉर्माजिन इन 1 लीटर ऑफ वाटर। और जितनी टर्बिडिटी आ रही है उसको बोलेंगे अपन NTU, 1 NTU। ठीक है, स्टेप्स हो गया। इसके लिए स्टैंडर्ड सैंपल बनाएंगे JTU के लिए, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट के लिए, तो सिलिका से बनाते हैं। 1 mg ऑफ सिलिका पाउडर इन इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो जो कलर प्रोड्यूस करके देगा या फिर जितनी टर्बिडिटी प्रोड्यूस करके देगा या फिर जितना लाइट एब्जॉर्ब करेगा उसको बोल देंगे 1 JTU। ठीक है, सिंपल है। ये हो गया स्टैंडर्ड सैंपल। फिर JTU वर्क करता है एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे, लाइट का एब्जॉर्प्शन कराएंगे। NTU वर्क करता है स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे। जैसे ये मान लो पानी है और इसके अंदर ये टर्बिडिटी है। एक में तो अपन कराते हैं एब्जॉर्प्शन कि लाइट, इधर देखते हैं कि लाइट दिख रही है कि नहीं दिख रही, यहाँ अपनी आँखें हैं। ठीक है। एक अपनी आँखें यहाँ रखता हूँ मैं 90 डिग्री स्कैटरिंग पे, तो ये वर्क करता है 90 डिग्री स्कैटरिंग पे। ठीक है। और ये काम करता है एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे। तो जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, स्टैंडर्ड सैंपल सिलिका,
इसका स्टैंडर्ड सैंपल फॉर्मालिन, और कभी कभी इसलिए इसको एफटी भी बोलते हैं, फॉर्मालिन टर्बिडिटी यूनिट या फिर नेफ्थलीन टर्बिडिटी यूनिट। जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट काम करता है अब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे, और एनटीयू काम करता है 90 डिग्री स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे। ठीक है, टर्बिडिटी की यूनिट 1 एनटीयू से 5 एनटीयू। तो हमने फिजिकल में हमने केवल दो लिमिट पढ़ी है, टर्बिडिटी की 1 एनटीयू से 5 एनटीयू, और कलर की 5 टिश्यू से ट्रिकुलर यूनिट से 15 टिश्यू। बस, ऑडोर एंड टेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, एग्रीएबल है। ऑस्मोस्कोप, इंटोमीटर, टर्बिडिटी के बोलते हैं टर्बिडिटी मीटर, क्या बोलते हैं टर्बिडिटी मीटर। ठीक है, जेटीयू एनटीयू सारा समझ में आ गया, इतना सही है फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। अब अपन चलते हैं केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर पे। क्या है केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में? पहले अपन टोटल सॉलिड्स ही देखते हैं कि कैसे क्या निकालते हैं। टोटल सॉलिड्स इन वाटर कैसे मेजर करेंगे? मेजरमेंट करेंगे, पहले पानी को फिल्टर के थ्रू भेजेंगे, तो उसके ऊपर जो अपने सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। पानी को गर्म करेंगे, गर्म करने का तरीका 104 डिग्री सेंटीग्रेड और मफल फर्नेस 600 डिग्री सेंटीग्रेड या 550 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड होता है। ठीक है, जिसे भी याद करना है। और फिर अपन मेजर कर लेंगे कई टाइप, ग्रेविमेट्रिक मेट्रिक से मतलब वेट करके। वेइंग को क्या बोलते हैं? ग्रेविमेट्रिक मेथड। कितने टाइप के टोटल सॉलिड्स होते हैं? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सस्पेंडेड या फिर डिजोल्व। या तो सस्पेंडेड होंगे या डिजोल्व होंगे, या तो फिक्स्ड होंगे या वोलेटाइल होंगे। यानी वोलेटाइल होंगे या नॉन वोलेटाइल होंगे, एक ही बात है। नॉन वोलेटाइल को क्या बोलेंगे? फिक्स्ड बोल देंगे। मतलब जो मफल फर्नेस में उड़ गए, जो डिस्ट्रॉय हो गए, उनको बोल देंगे वोलेटाइल, और जो मफल फर्नेस में बच गए उनको बोल देंगे नॉन वोलेटाइल। तो बड़ा आसान से है। ठीक है, फिर आता है टोटल डिजोल्व सॉलिड्स। टोटल डिजोल्व सॉलिड्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर। तो अपन इसको निकालने का तरीका क्या है? TDS बराबर का 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पहले अपन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करेंगे पानी की, उसको 0.65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास आ जाती है टोटल डिजोल्व सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपन पूरे सिविल में कहीं भी पढ़ेंगे, माइक्रो म्हो पर सेंटीमीटर ही यूज करेंगे, या फिर माइक्रो साइमन्स पर सेंटीमीटर इसको बोल सकते हैं। क्योंकि म्हो को पहले ये क्या था? ओम था इसकी यूनिट रेजिस्टेंस की। तो कंडक्टिविटी की क्या बोला? इसका उल्टा होता है रेजिस्टेंस का उल्टा, तो म्हो कर दो यूनिट। ये क्या बात हुई? नए साइंटिस्ट आए साइमन्स, उनके नाम पे ये यूनिट रख दी गई कंडक्टिविटी की, साइमन्स। ठीक है, तो माइक्रो साइमन्स पर सेंटीमीटर या माइक्रो म्हो पर सेंटीमीटर भी अपने को देखने मिल जाता है। ठीक है, फिर TDS की लिमिट देख लो भाई। टोटल डिजोल्व सॉलिड्स की लिमिट है 500 से 2000 मिलीग्राम पर लीटर। अच्छी खासी लिमिट है। ओके, कुछ कुछ चीज़ें और हैं क्या? TDS 500 से 2000 मिलीग्राम पर लीटर। अब टोटल डिजोल्व सॉलिड्स लगी तुम्हें इस तरह है, इसको रिमूव करना बड़ा ही डिफिकल्ट काम है। जितना इसको मेजर करना सिंपल काम था, इसको रिमूव करना इतना ही बड़ा डिफिकल्ट काम है। अपन पूरे इसमें WTP प्लांट पढ़ेंगे, आगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ेंगे, तो अपन TDS कहीं रिमूव नहीं करते, अपने घरों में रिमूव करते हैं। वो TDS कंट्रोलर से रिमूव करते हैं, उससे तो कंट्रोल करते हैं, TDS कंट्रोलर से कंट्रोल करते हैं TDS को। रिमूव किसी में करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस से, या फिर किसी करते हैं जियोलाइट मेथड से। वो आगे अपन देखेंगे सिंपल। तो सॉलिड्स TDS का ध्यान से 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी माइक्रो म्हो पर सेंटीमीटर। ठीक है, लिखा है 1:1 रिलेशन होता है? नहीं, सभी डिजोल्व सॉलिड्स कंडक्टिंग नहीं होते। सभी डिजोल्व सॉलिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते, तो 1:1 रिलेशन नहीं है। ये भी समझ में आ गया। अगर कंडक्टिव टोटल डिजोल्व सॉलिड्स जीरो हुए तो क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जीरो हो जाएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एब्सोल्युटली डिस्टिल्ड वाटर की जीरो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है। अगर TDS जीरो है, केवल पानी में H+ और OH- ही है, तो भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो ये लोग दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ठीक है, ये भी तो आयंस है पानी के अंदर।
तो अगर बाहर से कोई डिजॉल्व सॉलिड्स नहीं है, कोई और आयंस नहीं है, तो भी कुछ ना कुछ पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वही टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जीरो क्यों ना हो। ये चीज़ लिखी हुई है। एब्सोल्युटली डिस्टिल्ड वाटर की जीरो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती ड्यू टू H+ और OH- आयंस। ठीक है। और एब्सोल्युटली डिस्टिल्ड वाटर का TdS तो जीरो हो जाता है, तो ये हमने बोला है डिस्टिल्ड वाटर कोई डिजॉल्व सॉलिड्स नहीं है। अब आता है इमोव कोन। मेजर कैसे करते हैं डिजॉल्व सेट लेवल सॉलिड्स को, इनको तो इमोव कोन में करते हैं। यही इमोव कोन अपन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पढ़ेंगे, वहाँ भी सॉलिड्स निकालने होंगे अपने को। ठीक है, सेट लेवल सॉलिड्स निकालनी है, सस्पेंडेड सॉलिड्स निकालनी है। ये डिजॉल्व सॉलिड्स नहीं है, क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड्स है, सेट लेवल सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड्स जिनको अगर टाइम दिया जाए तो सेटल कर जाएंगे। 60 मिनट की प्रोसेस होती है, टोटल 60 मिनट। 45 मिनट के बाद ग्लास के ऊपर चिपके हुए पार्टिकल को हिला के पानी के अंदर फिर वापस सेटल करने का मौका दे देते हैं। सिंपल है। मान लो ऐसे सेट लेवल सॉलिड्स हैं, तो सेट लेवल सॉलिड्स का इमोव कौन है। ठीक है, इतना हमने पानी भरा, सेटल हो रहे हैं, कुछ यहाँ चिपक जाएंगे। तो 45 मिनट की 60 में से 45 मिनट के बाद इनको ऐसे वापस पूरा मिक्स करके और इनको फिर से 15 मिनट के लिए सेटल करने का मौका देती है। बस इतना सही है। कहीं क्वेश्चन आएगा तो मैंने लिखा हुआ है इमोव कौन सेट लेवल सॉलिड्स के लिए होता है, जो आगे अपन इसमें पढ़ेंगे, सीवेज में भी पढ़ेंगे। इमोव कौन किसके लिए होता है, सेट लेवल सॉलिड्स को मेजर करने के लिए होता है। ध्यान रहे टीडीएस को निकालना, टीडीएस को निकालना मतलब रिमूव करना, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स को रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है। किसे निकालते हैं अपन, रिवर्स ऑस्मोसिस या जियोलाइट मेथड से निकाल पाएंगे, बाकी इनको निकालने का कोई तरीका नहीं होता। तो ये दोनों क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस और जियोलाइट मेथड काफ़ी कॉस्टली मेथड्स है, लिमिटेड मेथड है, कॉस्टली मेथड्स है। क्या करते हैं इनके लिए, अगर कभी अपने पास क्वेश्चन में आए, जैसे ये लिखा हुआ क्वेश्चन 48, तो मान लो अपने को कहीं पानी का सैंपल ऐसा दिया हुआ कि एक में टर्बिडिटी ज़्यादा है, एक में टीडीएस ज़्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, कम टीडीएस वाले वाटर को चूज करेंगे पहले, क्योंकि टर्बिडिटी अगर ज़्यादा भी होगी तो अपने पास टर्बिडिटी निकालने के बहुत मेथड है। सेडिमेंटेशन में भी अपन क्या करते हैं, टर्बिडिटी रिमूव करते हैं। फिल्ट्रेशन में भी अपन क्या करते थे, टर्बिडिटी रिमूव करते हैं। तो टर्बिडिटी रिमूव करने के बाद अपने पास बहुत मेथड होते हैं डब्ल्यूटीपी में, लेकिन टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स को रिमूव करने का अपने पास बहुत ही लिमिटेड और कॉस्टली मेथड्स होते हैं, आरओ और जियोलाइट मेथड। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ थी, पता चल गई। अब आता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कौन देता है, बोथ एनायंस एंड कैटायंस देते हैं। कैटायंस आइडिया है, कैटायंस पॉजिटिव वाले को बोलते हैं, क्यों, कैटायंस, तो क्या हो गया, पॉजिटिव वाले कैटायंस हो गए, और एनायंस नेगेटिव आयंस को बोलते हैं एनायंस। दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या आती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकल के आती है, TdS बराबर का 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये किस में नापेंगे, माइक्रो महो पर सेंटीमीटर में। ये क्या है, साइमंस या सीमेंस, साइमंस बोल दो। एंड दोनों तो होंगे ही होंगे, एनायंस एंड कैटायंस दोनों पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। एंड इफेक्ट ऑफ देयर वैलेंसी, अगर वैलेंसी ज़्यादा है तो उसका भी इफेक्ट होता है। कैसे होता है, जैसे एक क्वेश्चन था, EHC 2025 का क्वेश्चन है, चार्ज बैलेंस निकालना था। पानी के अंदर एनायंस भी है, कुछ कुछ कैटायंस भी हैं, तो क्या वो बैलेंस आउट हो रहे हैं क्या उनका, दोनों का चार्ज, एनायंस और कैटायंस का। तो देखो क्या क्या दिया हुआ था, कैटायंस के नाम दिए हुए थे, उनकी कंसनट्रेशन दी हुई थी मिलीग्राम पर लीटर में। ऐसे ही एनायंस नेगेटिव वाले आयन चार्ज, इनकी कंसनट्रेशन दी हुई थी। तो अपन निकाल लेंगे पहले तो इनको इक्विवेलेंट पर लीटर में, यानी ग्राम इक्विवेलेंट। सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। क्या, वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं अपन, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर या वैलेंसी। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। पूरी अपनी इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग मैक्सिमम टाइम पे ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे ही चल रही होगी। ठीक है,
मिली इक्विवेलेंट बोल दो या अभी ग्राम इक्विवेलेंट बोल दो, वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी। ठीक है, तो 115 मिलीग्राम पर लीटर का कैसे निकालेंगे? 115 मिलीग्राम पर लीटर, ये तो वेट हो गया, डिवाइड बाई क्या आएगा? इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या? मोलिकुलर वेट कितना है सोडियम का? 23, डिवाइड बाई वैलेंसी कितनी है इसकी? 1। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम का निकालेंगे, 100 डिवाइड बाई कैल्शियम का मोलिकुलर वेट 40 डिवाइड बाई 2, 20, 20×5 100, 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ गए। ठीक है, ये सारे कैटायंस को हमने सम कर लिया, सारे एनायंस को हमने सम कर लिया। अब परसेंटेज चार्ज बैलेंस क्या आता है? समेशन एनायंस माइनस समेशन कैटायंस, या फिर समेशन कैटायंस माइनस समेशन एनायंस, डिवाइड बाई समेशन एनायंस प्लस समेशन कैटायंस। ये हो गए टोटल आयंस। क्या हुए? टोटल आयंस। ऊपर तो आ गया डिफरेंस, आयंस का डिफरेंस, टोटल आयंस का डिफरेंस, कैटायन माइनस का एनायंस का डिफरेंस, डिवाइड बाई टोटल आयंस। तो ये क्या आ गया? ये अगर 5% से कम आ जाता है तो अपन बोल देते हैं कि एडिक्वेट है, मतलब चार्ज बैलेंस हो गया है। अगर 5% से कम अगर डिफरेंस आ रहा है चार्ज बैलेंस का तो हम मानते हैं कि चार्ज बैलेंस्ड है, एडिक्वेट मान लेते हैं। ये क्वेश्चन था। क्या ध्यान रखना है इसमें? सम करना है कैटायंस को, एनायंस को सम करना है, डिफरेंस करना है, समेशन एनायंस माइनस का समेशन कैटायंस डिवाइड बाई टोटल आयंस, समेशन एनायंस प्लस का समेशन कैटायंस। क्या जाएगा? परसेंटेज चार्ज बैलेंस आ जाएगा। और किस में निकालना है? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में निकालना है, यानी इनके ग्राम इक्विवेलेंट जोड़ने हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऐड करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या चलेंगे? देखो, एक तो बाद में देख लेंगे इसको, पूरा कॉन्सेप्ट ग्राम इक्विवेलेंट से ही चलेगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी अदर थिंग। बेस्ट कॉन्सेप्ट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी अदर थिंग। अगर सिंपल सिस्टम है तब तो अपन मोल से काम चला लेते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट हैं, जैसे अपने एल्किलिनिटी पढ़ेंगे, H3 माइनस है, CO3 माइनस है, OH माइनस है, कैसे में दें इसके एल्किलिनिटी किस में करें? 3 टाइप का है। अगर एक ही टाइप का आइटम होता तो अपन सीधा बोल देते कि एल्किलिनिटी OH माइनस ही अगर होता तो हम बोल देते एल्किलिनिटी किस में नाप लेंगे, OH माइनस की कंसनट्रेशन कितनी होगी। 3 टाइप के मेटल आ गए, अब अपन नापते हैं एल्किलिनिटी को, CaCO3 HCOCO3, हर जगह लिखा आएगा हार्डनेस एल्किलिनिटी किसमें? HCaCO3 में, तो वहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है ग्राम इक्विवेलेंट का। आगे बताएंगे, एवरीथिंग इज ग्राम इक्विवेलेंट, एक ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी चीज़ का, एक ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग का। अब आते हैं पीएच की लिमिट, सॉरी पीएच पे आ जाते हैं। पीएच बड़ा ही सिंपल है, पीएच बराबर माइनस का log ऑफ H प्लस। H प्लस की कंसनट्रेशन हमेशा किस में लेनी है? एक ही चीज़ वैसे इसमें पीएच में ध्यान देनी है ये बात कि H प्लस की कंसनट्रेशन हमेशा मोल्स पर लीटर में ही अपन जब रखेंगे तो हमेशा मोल्स पर लीटर में रखेंगे। पीएच बराबर का माइनस का log ऑफ H प्लस, माइनस का log ऑफ H प्लस का कंसनट्रेशन, ये क्या निकल के आती है? पीएच निकल के आ जाती है। कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस किस में? मोल्स पर लीटर में। अपने को पता है कि इक्वेशन कैसे काम करती है, H2 H प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो अब इसकी अपने को रेट कांस्टेंट लिखना है तो KW बराबर का इन दोनों का प्रोडक्ट्स, नहीं प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई जो भी था H2 की कंसनट्रेशन अपन 1 मान लेते हैं, दोनों तरफ लोग लेते हैं, तो log ऑफ KW बराबर का log ऑफ H प्लस प्लस का log ऑफ OH माइनस, ये तो मान लिया हमने 1। तो फिर अपने कुछ डिफाइन किया, हमने पीएच को कैसे डिफाइन किया है कि मैं अगर यहाँ माइनस log H प्लस ले लूँ तो मैं इसको पीएच से डिफाइन करूँगा, तो फिर पूरा निकल के आती है इक्वेशन पीएच प्लस का POH बराबर का 14 क्या होता है? माइनस का log ऑफ 10 KW। अब इस रिएक्शन का या इसका डिसोसिएशन का, पानी जैसे डिसोसिएशन, ये पानी क्या हो रहा है? डिसोसिएट्स हो रहा है किसमें? H प्लस और OH माइनस में, दोनों आपस में बनते रहते हैं, आपस में डिसोसिएट्स होते रहते हैं।
इसकी जो रेट कॉन्सेंट है वो के डब्ल्यू बोलते हैं, और वो होती है 10 के माइनस का 14, और ये माइनस इधर आगे आगे और सब हो गए प्लस 14 हो जाता है। तो पी एच प्लस का पी ओ एच बराबर का 14। तो बस यही कॉन्सेप्ट, एक तो ये इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, आइडिया रहता है। और पी एच बराबर का माइनस का लोग ऑफ एच प्लस, जब भी एच प्लस लेंगे पी एच बराबर का माइनस का लोग ऑफ एच प्लस, पी ओ एच लेंगे तो माइनस का लोग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। यहाँ जो भी कंसेंट्रेशन आएगी, यहाँ जो भी कंसेंट्रेशन आएगी वो किस में लेंगे, मोल्स पर लीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, बस वो यही फंसाना चाहता है, जब भी क्वेश्चन फंसाता है वो मोल्स पर लीटर में फंसाएगा। पी एच प्लस पी ओ एच अपने को पता होगा, और अपने को जब भी दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे तो अपन उसको कैसे में नापेंगे, जो कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। पहले अपने को समझ में आ गया, मोल्स पर लीटर, एच प्लस या ओ एच माइनस की कंसेंट्रेशन हमेशा मोल्स पर लीटर में लेंगे। पी एच प्लस पी ओ एच 14 आ गया, ये बेसिक सी चीज़ें हैं अपने को। फाइंड आउट द पी एच ऑफ ए मिक्सचर फॉर्म्ड बाई टू वाटर सैंपल, वॉल्यूम दिया है, पीएच दिया है, वॉल्यूम दिया है, पीएच दिया है। अब कह रहा है फाइंड आउट द पीएच ऑफ मिक्सर, इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने। पहले एच प्लस की कंसेंट्रेशन निकालो, क्योंकि पीएच डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फैक्टर है माइनस का log ऑफ 10 एच प्लस। तो डायरेक्ट कैसे जोड़ देंगे, एच प्लस की कंसेंट्रेशन जुड़ेगी, पहले एच प्लस की कंसेंट्रेशन निकालो 7.5 से, इसमें आ गई 10 की माइनस का 7.5 मोल्स पर लीटर। एच प्लस इसमें बी सोल्यूशन की आ गई 10 की माइनस का 6.5 मोल्स पर लीटर। अब बस अब तो मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट, मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट एक नंबर कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह यूज होगा मिक्सिंग कॉन्सेप्ट, बार बार बोलूँगा मैं क्या, मिक्सिंग कॉन्सेप्ट। मिक्सिंग कॉन्सेप्ट क्या है, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट मान लो, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये समझ में आ गया अपने को कि टोटल कंसनट्रेशन डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगी, एच प्लस की कंसनट्रेशन आ जाएगी, ये भी मोल्स पर लीटर में ही आएगी, पीएच निकाल लेंगे माइनस लोग ऑफ एच प्लस में। इसकी लिमिट 6.5 से 8.5 होनी चाहिए, किसकी, वाटर की, वाटर की कंसनट्रेशन, सॉरी वाटर का पीएच 6.5 से 8.5 में के बीच में होना चाहिए, तो लगभग 7 के अराउंड ही है। ओके, अब अपन दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, नई प्रॉपर्टी देखते हैं अपन किसका, हार्डनेस का। पानी में हार्डनेस क्यों आती है, कई बार पढ़ते हैं पानी हार्ड है, पानी सॉफ्ट है, क्या होता है वो, चलो थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले आता है वो हार्डनेस। हार्डनेस किसी कारण होती है, मल्टीवेलेंट कटायन ऑफ, मल्टीवेलेंट कटायन के कारण होती है। मल्टीवेलेंट कटायंस मतलब जिसके ऊपर वैलेंसी जिसकी एक से ज़्यादा हो, एक नहीं हो, एक से ज़्यादा हो, कैल्शियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, आयरन 2 प्लस, आयरन 3 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस एक्सेट्रा, इनके कारण क्या आती है, हार्डनेस आती है। सोडियम पोटेशियम इनके ऊपर एक एक वैलेंसी है, इनके कारण हार्डनेस नहीं आती, इनके कारण जो आती है उनको बोल देते हैं सूडो हार्डनेस। ये हार्डनेस है लेकिन हार्डनेस है नहीं, सूडो हार्डनेस, ठीक है। फिर आता है कि हार्डनेस दो टाइप की होती है, कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। भैया अभी कार्बोनेट कहाँ से आ गए, कार्बोनेट नॉन कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम 2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस के आगे एनायंस भी तो जुड़ेंगे, ये तो कैटायंस हो गए, इनके आगे जो एनायंस जुड़ेंगे उनके बेसिस पे दो टाइप से बांटी गई है, हार्डनेस को दो टाइप से बोला गया है, कैल्शियम हार्डनेस, नॉन कैल सॉरी कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस मतलब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के अलावा, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, ठीक है, ये हो जाएंगे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब देखो क्या क्या होती हैं, मल्टीवेलेंट कटायंस, कैल्शियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, और साथ में इनकी क्या आएगी, कार्बोनेट एनायंस के रूप में, तो क्या आ जाएंगी, कार्बोनेट हार्डनेस आ जाएंगी। अब आता है कि कार्बोनेट हार्डनेस, याद कर लो, टोटल हार्डनेस, टोटल एल्कलिनिटी, जो भी आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, टोटल हार्डनेस और टोटल एल्कलिनिटी, दोनों की लिमिट्स भी सेम होती है, 200 से 600 मिलीग्राम पर लीटर। दोनों में चीज़ें भी कई सारी होती है, जैसे टोटल हार्डनेस में क्या क्या चीज़ें आ गई, सारे मल्टीवेलेंट कटायंस आ गए, सारे
मल्टीवेलेंट कटायंस आ गई। तो अपन भाई किसको में रिपोर्ट करेंगे इसको, सारे इतने सारे मल्टीवेलेंट कटायन आ गए, तो अगर इसकी लिमिट रिपोर्ट करेंगे किस में करेंगे, एज CaCO3 में करेंगे, एज CaCO3 में करेंगे। ऐसे ही टोटल एल्किनिटी का भी बताया था, OH माइनस, CO3 2 माइनस और HCO3 माइनस, 3 टाइप के हैं और भी होती हैं। ये तो मेजर हैं, कुछ माइनर भी दे, माइनर वाले क्या होते हैं, माइनर आयंस भी होते हैं जो एल्किनिटी देते हैं। तो अब इनको किस में हम फाइनली किस में हम वो बताएं कि भाई किस में रिपोर्ट करें, मान लो कुछ लिमिट्स रखें तो ये तो OH माइनस भी है, CO3 2 माइनस भी है, HCO3 माइनस भी है, तो हमने एक प्रोडक्ट चुना कैल्शियम कार्बोनेट, इसके लिए भी तो हम जब भी रिपोर्ट करेंगे एज CaCO3 रिपोर्ट करेंगे। लिमिट कितनी आएगी इसकी भी, 200 से 600 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गई, टोटल एल्किनिटी आ गई, टोटल हार्डनेस आ गई, उसकी भी लिमिट कितनी रखेंगे, 200 से 600 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, एज CaCO3। ठीक है, अब टोटल हार्डनेस में दो चीज़ें हैं, कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब देखो, तो कार्बोनेट हार्डनेस कैसे निकालेंगे, CH दो नाम का है, कार्बोनेट हार्डनेस CH, तो मिनिमम ऑफ TH एंड एल्किनिटी, टोटल हार्डनेस और टोटल एल्किनिटी में जो मिनिमम होगा वो अपन बोल देंगे कार्बोनेट हार्डनेस। क्योंकि दूसरा क्या है इसका भाई, NCH, ये तो बड़ा है, NCH तीन तीन लेटर है, कार्बोनेट हार्डनेस में 2 लेटर है, तो मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड टोटल एल्किनिटी का मिनिमम जो होगा क्या आ जाएगा, कार्बोनेट हार्डनेस निकल के आ जाएगा। ऐसे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, जिसमें कार्बोनेट आयंस नहीं हो, यानी CO3 2 माइनस नहीं हो, HCO3 माइनस नहीं हो, किसमें ना हो, मल्टीवेलेंट कटायन के साथ, जैसे कैल्शियम 2+ के साथ क्या हो, SO4 2 माइनस हो, यानी CaSO4 हो, या कैल्शियम क्लोराइड हो, तो ये क्या देंगे, ये देंगे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, कैसे निकालेंगे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, भाई जब टोटल हार्डनेस दो पार्ट थे, कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ये हमने निकाल लिया। कार्बोनेट हार्डनेस हमने कैसे निकाल लिया, मिनिमम ऑफ टोटल एल्किनिटी एंड टोटल हार्डनेस, इनका मिनिमम क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हार्डनेस। जब ये आ गया तो ये तो आ ही जाएगा, क्या आ जाएगा, टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस, बस सिंपल सा है। अब आता है जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है ना, इसको बोलते हैं अपन टेम्परेरी हार्डनेस। क्यों बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, क्योंकि इसको करो बॉइलिंग करो और ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में प्रेसिपिटेट बना देते हैं, समझ रहे हो, गर्म करते ही कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में प्रेसिपिटेट बना देते हैं। और जबकि ये है परमानेंट हार्डनेस, इनको बॉइलिंग करने से इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो बॉइलिंग से रिमूव नहीं होते हैं। कैल्शियम सल्फेट को गर्म कर दो कुछ नहीं होगा, कैल्शियम क्लोराइड जिसमें पानी में कैल्शियम क्लोराइड है गर्म कर दो कुछ नहीं होगा, वहीं अगर कैल्शियम कार्बोनेट हो पानी के अंदर, गर्म कर दो प्रेसिपिटेट बना देगा। कैल्शियम HCO3 2 हो, गर्म करो पानी में, क्या बना देगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। समझ में आ गया, तो कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आसान से थी। मल्टीवेलेंट कटायन से होता है, याद रखना है। अब आता है इसका मेजरमेंट कैसे करें। मेजरमेंट देखो, फॉर्मूला वाला मेजरमेंट तो बड़ा ही आसान है, ठीक है, कैल्शियम 2+ की कंसनट्रेशन दे देगा, मैग्नीशियम 2+ की कंसनट्रेशन दे देगा, एल्यूमिनियम 3+ की कंसनट्रेशन दे देगा। अपने को पता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। तो हम किस में निकाल लेंगे, HCaCO3 निकाल लेंगे, HCaCO3 मेजर कर लेंगे। कैसे, इसे ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए, कैसे ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, वेट डिवाइड बाई, जैसे यहाँ देखो, वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी। तो ये इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया कैल्शियम 2+ का, ऐसे मैग्नीशियम 2+ का निकल गया, ऐसे एल्यूमिनियम 3+ का निकल गया। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी अदर थिंग, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। अब अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के आ गए,
फिर आपने को रिपोर्ट वो इसमें नहीं करा था, वो करवाता है वेट, वो कराता है वेट के अंदर यानी मिलीग्राम पर लीटर के अंदर, क्योंकि हमने लिमिट जो देखी है वो भी कितनी है, 200 से 600 मिलीग्राम पर लीटर है। तो अपने को इसमें रिपोर्ट करवाता है मिलीग्राम पर लीटर में, ना कि ग्राम इक्विवेलेंट्स में करवाता है। तो अपन क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। अब अगर मुझे ग्राम इक्विवेलेंट किसके पता चल गए, कैल्शियम कार्बोनेट की पता चल गई कि इतने ग्राम इक्विवेलेंट है, कैसे पता चले, मैंने तीनों को ऐड कर दिया। तो एनी ग्राम इक्विवेलेंट चाहे इसके हो चाहे कैल्शियम कार्बोनेट के हो सेम होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट चाहे मैग्नीशियम 2+ के हो चाहे कैल्शियम कार्बोनेट के हो सेम चीज़ है, ग्राम इक्विवेलेंट चाहे एल्यूमिनियम 3+ के हो या कैल्शियम कार्बोनेट के हो सेम चीज़ है। हमने तीनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गई। अब लेकिन अपने को चाहिए वेट, यह ये अपने को पता है, ये इक्विवेलेंट अपने वेट अपने को कैल्शियम कार्बोनेट का पता है, कितना हुआ इक्विवेलेंट वेट, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी क्या आएगा, मोलिकुलर वेट कितना होता है 100, वैलेंसी 2, क्योंकि कैल्शियम 2+ है और CO3 2- है कैल्शियम कार्बोनेट में, तो वैलेंसी कितनी होगी 2, क्या आ गया 50। तो जो 50 आता है वो यहाँ से आता है, तो वेट निकालूंगा तो ग्राम इक्विवेलेंट पता है मुझे, इंटू 50 कर दूंगा, क्या आ गया, वेट आ गया, मिलीग्राम पर लीटर में आ गया, अपना आंसर खत्म। ठीक है, तो फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, कौन से कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे अपन, ग्राम इक्विवेलेंट से। ठीक है, फिर आता है कि लैब में क्या करेंगे, लैब में अपन करेंगे टाइट्रेशन। कैसे करेंगे भाई टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के लिए एक टाइटेंट होना चाहिए, एक इंडिकेटर होना चाहिए। ओके, तो टाइटेंट अपन लेते हैं EDTA, एरिक्रोम सॉरी इथाइलिन डाइएमिन टेट्राएसिड। इंडिकेटर लेते हैं अपन एरिक्रोम ब्लैक टी। टाइटेंट इसको बोलते हैं वर्सिनेट सॉल्यूशन, EDTA को वर्सिनेट सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। फिर आता है एरिक्रोम ब्लैक टी, क्या है, इंडिकेटर है, कैसे कलर चेंज करेगा, वाइन रेड से ब्लैक या ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज़ और जो जो समझने वाली चीज़ होती है वो ये होती है कि मैं EDTA यानी टाइट्रेंट की कंसनट्रेशन में इस हिसाब से लेता हूँ कि मेरा 1 ml अगर यूज़ हो रहा है, टाइटेंट यूज़ होता है, इंडिकेटर नीचे सैंपल के अंदर रहता है, कलर चेंज करता है, अपने को पता चल जाता है वाइन रेड से जैसे ब्लू ब्लैक ब्लू आया, अब हम बोल देते हैं कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। इतना सही रोल होता है इंडिकेटर का, तो टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। टाइटेंट अपन एक एक बूंद करके ऐड करते रहते हैं, तो जितना ml यूज़ होगा टाइटेंट का तो उतनी ही 1 mg ऑफ हार्डनेस आ जाती है HCaCO3। तो हमने ये 0.01 m है ना, इसको याद नहीं रखना, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि 0.01 मोलरिटी का ही हमने EDTA क्यों लिया, ये इसलिए लिया ताकि अपनी कैलकुलेशन आसान हो। इन्होंने कैलकुलेशन पहले ही कर दी कि अगर आपका EDTA 1 ml यूज़ हो रहा है तो आपकी हार्डनेस कितनी आ रही है, 1 मिलीग्राम हार्डनेस आ रही है एज ए CaCO3। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, एरिक्रोम ब्लैक टी जो इंडिकेटर है वो क्या करता है, जैसे अपन ऐड करते हैं उसके अंदर तो कॉम्प्लेक्स बना लेता है विद कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ के साथ, और कलर दे देता है वाइन रेड। फिर आता है ऊपर से EDTA टाइटेंट, टाइटेंट आता है और डिस्प्लेस करता है कि यार कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ तो मेरे हैं ही, इनके साथ तो मैं रिएक्शन करूँगा, तुम हटो। तो उनको डिस्प्लेस कर देता है EBT को, जो पहले कॉम्प्लेक्स बना रखा था वाइन रेड का उनको रिमूव कर देता है और खुद ऐड हो जाता है EDTA। और फिर जो EBTA रिमूव हो गया तो अपना कलर देगा, EDTA तो अपना कलर दिखाएगा ही, इसका कलर क्या होगा, एरिक्रोम ब्लैक टी यानी ब्लैक या ब्लैक ब्लू कलर का होगा। तो ऐसे कलर होता है, पहले EBT रिएक्शन करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ के साथ, वाइन रेड होता है। फिर EDTA आता है और कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ के साथ खुद रिएक्शन करता है और EBT को रिमूव डिस्प्लेस कर देता है, और डिस्प्लेस कर दिया EBT को, EBT फ्री हो गया तो एरिक्रोम ब्लैक टी, EBT फ्री हो गया, ब्लैक ब्लैक कलर दे देगा, ब्लैक या ब्लू कलर दे देगा। ऐसे वाइन रेड से ब्लैक या ब्लू कलर ऐसे जनरेट होता है। समझ में आ गया। फिर अपन चलते हैं लिमिट्स के ऊपर, 200 से 600 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। एल्कलिनिटी आगे पढ़ेंगे, उसकी भी सेम यूनिट है, हार्डनेस और एल्कलिनिटी की सेम यूनिट है, सेम तरीके से ही अपन लगभग मेजरमेंट करने का तरीका है, HCaCO3 के रूप में करते हैं,
टाइट्रेशन वाला सिस्टम अलग है, बाकी ये वाला फॉर्मूला लगभग सेम टाइप का रहता है, क्योंकि वहाँ भी ग्राम इक्विवेलेंट वाला ही कॉन्सेप्ट चलता है। अब आता है इसके नुकसान क्या क्या हैं। पाइप के अंदर जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट या इस टाइप की चीज़ें, तो कोरोजन करवा देता है, इंक्रस्टेशन करवा देता है। और सबसे बड़ी चीज़, पानी के अंदर क्या हो, हार्डनेस हो, यानी हार्ड वाटर हो, हार्डनेस या हार्ड वाटर हो, तो क्या होता है, साबुन होता है ना अपना, अपना साबुन झाग नहीं बनाता है, झाग नहीं बना पाता है। और जब झाग नहीं बनाता है तो अपना साबुन का तो काम ही क्या था, झाग बनाने का। हार्ड वाटर था, हार्ड वाटर के अंदर साबुन झाग नहीं बनाएगा, तो हम और झाग नहीं बनाया तो हम और रगड़ेंगे कि यार झाग बनाएगी बनाएगी, और इस चक्कर में साबुन ख़त्म भी हो जाती है और झाग आता भी नहीं है। साबुन भी ख़त्म, झाग भी नहीं है, अपने लॉन्ड्री एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो ये होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर किसको बोलेंगे, जिसके अंदर हार्डनेस ना हो, और जिसके अंदर हार्डनेस हो उसको हार्ड वाटर बोलेंगे। अब देखो ये एक और चीज़ देख लो, कंसनट्रेशन दी हुई है, इनके डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट ही दे दी है। अपना तो ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट निकालने का आसान हो गया। और कैलकुलेट द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल एच CaCO3। तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। कैल्शियम, अब Na+ दिया हुआ है, अपने को पता है ये तो हार्डनेस देगा ही नहीं, क्या देगा ये, शूडो हार्डनेस देगा, तो अपन इसको नहीं निकालेंगे। कैल्शियम 2+ मैग्नीशियम 2+ के हिसाब से ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे। ये ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम 2+ के, ये ग्राम इक्विवेलेंट मैग्नीशियम 2+ के, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की। और मुझे तो ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, इसका वेट चाहिए। तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी इफेक्ट, वैलेंसी, ये 100 डिवाइड बाई 2, ये 50, और जो दिया भी हुआ 50, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ग्राम इक्विवेलेंट से, क्या आ जाएगा, वेट यानी मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3 निकल के आ जाएगा। वही निकालना है, किस में है ये, मिलीग्राम पर लीटर में। ओके, फिर एक आता है बॉयलर्स। बॉयलर्स कहाँ यूज़ होते हैं, पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं। पावर प्लांट्स में क्या करते हैं, पावर प्लांट्स में पानी को बॉईल करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं। वाटर को बॉईल करके फिर क्या होता है, स्टीम बनाते हैं। स्टीम जनरेटर में जाता है फिर पानी, तो स्टीम जनरेटर में पानी क्या जाता है, स्टीम जाती है, और फिर उससे क्या होता है, टरबाइन्स घूमते हैं, टरबाइन्स रोटेट होते हैं, तो क्या होता है, यहीं बिजली बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो बॉयलर, बॉयलर के ऊपर पहले मान लो कि रिएक्टर होता है, जहाँ पे कोयला या कुछ और भी मटेरियल जलता है। तो रिएक्टर होता है, रिएक्टर के अंदर कोई चीज़ जलेगी, तो बॉयलर में पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा, स्टीम जनरेट होगी, ये होता है स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेट हो गई, स्टीम टरबाइन को घुमाएगी और बिजली बन जाएगी। ओके, अब बॉयलर्स के लिए क्या है, हार्डनेस वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों भाई, नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर हार्डनेस हार्ड वाटर रहा तो पानी तो क्या हो गया, पूरा बॉयल हो गया, पानी तो बॉयल हो गया, नीचे क्या बच गया, आपने पढ़ा था, अगर कार्बोनेट हार्डनेस हुई तो क्या कर देती है, वो प्रेसिपिटेट बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट का या MgOH2 का। ध्यान रखना, MgCO3 वाटर में सॉल्युबल है, MgCO3 की प्रेसिपिटेट नहीं बनती, किसी प्रेसिपिटेट बनती है, MgOH2 की बनती है, और इधर कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेसिपिटेट बनती है। ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर पानी में हार्डनेस हुई और पानी को बॉईल किया तो नीचे तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और उससे क्या होगा, स्केलिंग या इंक्रस्टेशन हो जाएगी। ये दोनों भाई भाई हैं, स्केलिंग और इंक्रस्टेशन। स्केलिंग उसको बोलते हैं, स्केलिंग किसको बोलते हैं, अगर कोई कहीं कोई चीज़ जमा हो गई है, कोई डिपॉजिट हो गया है, तो उसको स्केलिंग बोलते हैं।
जैसे टीथ होते हैं, टीथ के ऊपर तुमने लोगों के देखा होगा कि कुछ ना कुछ डिपॉजिट हुआ रहता है, येलो येलो टाइप का, चाहे फ्लोराइड्स होते हो चाहे कुछ और टाइप का डिपॉजिट हुआ रहता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, स्केलिंग। और जब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो ऐसे कहते हैं कि स्केलिंग करवाने जा रहा हूँ, नहीं, आप स्केलिंग करवाने नहीं जा रहे हो, आप स्केलिंग रिमूव करवाने जा रहे हो। ठीक है, हम डॉक्टर के पास स्केलिंग रिमूव करवाने जाते हैं टीथ के ऊपर। तो स्केलिंग होता है, कुछ मटेरियल डिपॉजिट होने को स्केलिंग बोलते हैं, और उसको रिमूव करवाने जाने को बोलते हैं। स्केलिंग तो एक छोटी सी चीज़ है, जो बड़े बड़े पाइप होते हैं जो वाटर कैरी करते हैं, ठीक है, तो वहाँ स्केलिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हुआ रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हुआ रहता है। तो जब बहुत सारा स्केलिंग हो जाता है ना, तो उसको बोल देते हैं अपन इनक्रस्टेशन। इनक्रस्टेशन बड़ा भाई है स्केलिंग का। ये अपने को समझ में आ गया कि स्केलिंग कोई सिंपल लेयर या डिपॉजिट हो गई है, सिंपल लेयर किसी भी मटेरियल की डिपोजिशन हो गया है तो उसको स्केलिंग बोलेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा स्केलिंग हो गई है कि पानी का पाइप था, ये पानी का पाइप था, उसके अंदर चारों तरफ स्केलिंग हो गई है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो गया। अभी इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो गया कि क्रॉस सेक्शन ही काफ़ी कम हो गया, पानी की डिस्चार्ज करिंग कैपेसिटी या पाइप की डिस्चार्ज करिंग कैपेसिटी काफ़ी कम हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं, अब स्केलिंग से काम नहीं चलेगा, अपन अपना बोल देंगे इनक्रस्टेशन। इनक्रस्टेशन हो गया है। ठीक है, तो स्केलिंग और इंक्रेस्टेशन दोनों सेम चीज़ें हैं, कुछ डिपॉजिट होने को ही बोलते हैं। स्केलिंग सिंपल चीज़ है कि डिपोजिशन हुआ है लेकिन कम हुआ है, तो उसको स्केलिंग बोलेंगे। स्केलिंग इनिशियल फेज है और इंक्रेस्टेशन फाइनल फेज है। समझ में आ गया। सॉफ्ट वाटर किसको बोलते हैं, जीरो हार्डनेस वाटर को बोलते हैं। तो बॉयलर्स में चाहिए अपने को जीरो हार्डनेस वाटर। क्यों चाहिए, क्योंकि बॉयलर्स में पानी गर्म होगा, बॉयल होगा, ठीक है, तो अगर कुछ भी हार्डनेस हुई तो क्या होगा, स्केलिंग होने के चांस रहेंगे, यानी कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होने का चांस रहेगा। इसलिए अपन जीरो हार्डनेस वाटर यूज़ करते हैं बॉयलर्स में। और बॉयलर्स में एक और चीज़ करते हैं, अपन डी एरेटेड वाटर यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ना, वो भी ऑक्सीडेशन करती है, और ऑक्सीडेशन करती है तो कोरोजन करती है। अब कोरोजन क्या चीज़ है, कोरोजन चीज़ है कि डिपॉजिट या मान लो कोई भी मेटल या मटेरियल अपनी लोकेशन से रिमूव होता है, मटेरियल रिमूविंग को बोलते हैं कोरोजन। और रस्टिंग इसका एक टाइप है। अगर मेटल में हो रहा है, आयरन में हो रहा है, तो अपन बोल देते हैं इसको रस्टिंग। वो भी क्या है, मटेरियल रिमूविंग ही है। मान लो मटेरियल वहाँ से लोकेशन से अपनी लोकेशन से हट रहा है, उसको बोलेंगे कोरोजन। तो स्केलिंग क्या हो गया, स्केलिंग हो गया डिपोजिशन। डिपोजिशन, कोई भी मटेरियल दूसरे मेटल के ऊपर कहीं डिपोजिट हो रहा है, उसको स्केलिंग बोलेंगे। इसका बड़ा भाई इंक्रस्टेशन। इंक्रस्टेशन, कोरोजन, मटेरियल रिमूव हो रहा है, ठीक है, आयरन था, आयरन का पाइप था, और उसका ऑक्सीडेशन होकर Fe2+ बन गया, Fe3+ बन गया, और वो किसी के साथ रिएक्शन करके OH- के साथ कुछ भी रिएक्शन करके अगर एक बार Fe2+ बन गया, Fe3+ बन गया, तो मतलब वो मटेरियल अपने लिए कोई काम का नहीं है, उसका कोरोजन हो चुका है, ऑक्सीडेशन होकर कोरोजन उसका हो चुका है। अब वो किसी भी एनायंस के साथ रिएक्शन करके वहाँ से रिमूव हो जाएगा कोरोजन। और यही क्या हो जाता है, अगर मेटल में हो रहा है ये चीज़, तो हम उसको बोल देते हैं स्पेशल टाइप, यानी रस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है ना, ये भी कोरोजन करवाती है। बड़ी भयंकर चीज़ है ऑक्सीजन। तो पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है क्या कराती है, कोरोजन करवाती है। तो इसलिए अपन बॉयलर्स में डी एरेटेड वाटर यूज़ करते हैं। एक तो सॉफ्ट वाटर हो गया, सॉफ्ट वाटर यानी जीरो हार्डनेस वाटर यूज़ करते हैं, प्लस डी एरेटेड वाटर यूज़ करते हैं। डी एरेटेड वाटर यूज़ करते हैं। डी एरेटेड वाटर मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। तो ये किससे, डिजोल्व ऑक्सीजन किससे रिएक्शन क्या रहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन करवा देता है मेटल का। इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है भाई। अब आता है सॉफ्टनिंग। जब हमने हार्डनेस पढ़ ली तो साथ साथ में सॉफ्टनिंग भी पढ़ लेंगे, ठीक है।
एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, देखो सॉफ्टनिंग क्या क्या होती है। थोड़ा पानी वानी पी लो। ठीक है, तो अपन चलते हैं सॉफ्टनिंग के ऊपर। क्या चीज़ होती है सॉफ्टनिंग? पानी में से हार्डनेस कोजिंग सब्सटेंसेस को हटाना। हार्डनेस कोजिंग कौन और सब्सटेंसेस हैं? मल्टीवैलेंट कैटायंस। तो मल्टीवैलेंट कैटायंस को हटाना ही क्या बोलता है? सॉफ्टनिंग, रिमूवल ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस क्या था? मल्टीवैलेंट कैटायंस। मल्टीवैलेंट कैटायंस को रिमूव करना। कैल्शियम 2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस को रिमूव करने को क्या बोलेंगे? सॉफ्टनिंग। एक तो हमने पढ़ लिया बॉइलिंग, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिसिपिटेट बन जाता है। फिर आता है लाइम। लाइम क्या करता है? फिर कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव कर पाता है। देखो लाइम क्या करता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की कार्बोनेट हार्डनेस को तो रिमूव कर देता है। लाइम की बात हो रही है। लाइम यानी ये है हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रेटेड लाइम या फिर स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, ठीक है। CaO, ये है क्विक लाइम। इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं तो बन जाता है हाइड्रेटेड लाइम या स्लैग्ड लाइम। फिर आता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो सबसे पहले आता है उल्टा। ये क्या है? लाइम स्टोन है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? लाइम स्टोन है। कैसे होता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अगर इसको गर्म करते हैं इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन यानी इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम प्लस CO2 में टूट जाता है। ये क्विक लाइम, इसको क्विक लाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको बहुत तेज़ी में प्यास लगी होती है, पानी चाहिए होता है इसको। पानी चाहिए होता है तो पानी करते हैं, स्लैकिंग करते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? स्लैक्ट लाइम बोल देते हैं। क्या आएगा? CaOH। ये पूरी लाइम की कहानी है। लाइम कैल्शियम या मैग्नीशियम की कार्बोनेट हार्डनेस को पूरा रिमूव कर देता है। कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करता है और साथ में क्या काम करता है? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम को नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम में कन्वर्ट कर देता है। ये काम है लाइम का। मतलब भाई जितनी कार्बोनेट हार्डनेस थी उसको तो रिमूव कर दिया, क्योंकि लाइम का तो काम ही है कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करना। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ Mg, जैसे कि MgSO4, MgCl2, इनको किस में कन्वर्ट कर देता है? CaSO4 यानी कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में, कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में कन्वर्ट कर देता है। कौन? लाइम। ठीक है, कैसे करता है? लाइम है CaOH2। ठीक है, अब ये यहाँ आ जाता है CaSO4 बना देता है, CaCl2 बना देता है। और लाइम क्या बनाता है? सॉरी, Mg क्या बना देता है? इसका OH लेके MgOH2। MgOH2 हमने बताया था क्या होता है? प्रिसिपिटेट होता है। वहाँ प्रिसिपिटेट MgCO3 नहीं होता मैग्नीशियम में, MgOH2 होता है। तो MgOH2 क्या बना लिया? प्रिसिपिटेट बना लिया। तो क्या हो गया? रिमूव हो गया। लेकिन क्या बन गया? हार्डनेस तो रिमूव नहीं हुई। हार्डनेस रिमूव नहीं हुई, क्या बन गई? पहले जो मैग्नीशियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस थी इसमें बन गई, इसमें कन्वर्ट हो गई कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में। अब ये क्यों नहीं रिमूव हो पाती लाइम से? क्योंकि लाइम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है। अब दोनों तरफ कैल्शियम आ गया, ये अगर CaOH2 ले लेगा, CaSO4 ले लेगा, तो बात तो सेम ही रह गई। इसलिए लाइम कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव नहीं कर पाता है।
तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम को नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम को नहीं रिमूव कर पाता है। समझ में आ गया? इसके लिए अपन क्या लाएंगे? सोडा लाएंगे। सोडा, सोडा क्या है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडा क्या करता है? सोडा करता है टोटल नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। यानी अगर ऑलरेडी कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, इनको एक तो ये है, प्लस लाइम ने जो कन्वर्ट किया था, लाइम ने क्या कन्वर्ट किया था? मैग्नीशियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को किस में कन्वर्ट कर दिया था? कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में कन्वर्ट कर दिया था। ये तो है कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ये अगर ऑलरेडी अवेलेबल थी, प्लस कुछ लाइम ने कन्वर्ट करके दी थी, इन दोनों को सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा लपेट देता है। कैसे लपेट देता है? Na2SO4 बना लेता है, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट तो प्रेसिपिटेट बना लेगा, सोडियम सल्फेट क्या करेगा? कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सूडो हार्डनेस देगा। सूडो हार्डनेस तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है पानी में। ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया कि सोडा क्या करता है, लाइम क्या करता है, सोडा क्या करता है, अपने को पूरा समझ में आ गया। अब ये दिक्कत क्या है? अपने को तो लग रहा है कि सब कुछ रिमूव कर दिया उसने, लाइम और सोडा ने दोनों ने मिलके हार्डनेस पूरी रिमूव कर दी, लेकिन दिक्कत है जीरो हार्डनेस नहीं दे पाता। लाइम और सोडा दोनों मिलके भी जीरो हार्डनेस नहीं दे पाते। ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार फिर जाएंगे इस पर। तो अगर अपने को जीरो हार्डनेस चाहिए, ठीक है, लाइम अकेला डाला हमने, कार्बन हार्डनेस रिमूव कर दी, और मैग्नीशियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने सोडा डाल दिया, तो कैल्शियम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को भी रिमूव कर दिया। अब अगर अपने को जीरो हार्डनेस चाहिए, तो लाइम सोडा को मिलाने पर भी जीरो हार्डनेस नहीं मिल पाती। तो अपन चलते हैं फिर आयन एक्सचेंज मेथड पे। आयन एक्सचेंज मेथड क्या है? जियोलाइट प्रोसेस है। जियोलाइट्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं? Na2Z। जेड क्या है? एक अलग कंपाउंड है, और Na2Z ये क्या करता है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को फंसा लेते हैं, और पानी के अंदर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मान लो क्या था? या तो सल्फेट्स होंगे, या क्लोराइड्स होंगे, या क्या होंगे? कार्बोनेट्स होंगे, या बाइकार्बोनेट्स होंगे, यही चीज़ होंगी। और Na2Z बैठा हुआ है, आए क्या किया? कैल्शियम और मैग्नीशियम तो यहीं रह गई, और पानी के अंदर क्या चले गए? प्लस सोडियम, और साथ में सल्फेट, क्लोराइड्स, CO3 2- ये चले गई। अब ये तो अपने को पता है, हार्डनेस हट गई, हार्डनेस रिमूव हो गई, क्या हो गया? शूडो हार्डनेस आ गया। शूडो मतलब बस लग फॉर्मूले से लग रहा है कि हार्डनेस होगी, लेकिन वो हार्डनेस है नहीं। हार्डनेस कौन देता है? मल्टीवेलेंट कैटायन से देते हैं, और सोडियम क्या है? सिंगल वेलेंट कैटायन है, तो हार्डनेस नहीं देगा। तो ये जियोलाइट प्रोसेस के थ्रू Na2Z, और अगर इसको फिर रीजनरेट करना है, क्योंकि Na2Z था, इसमें तो कैल्शियम मैग्नीशियम जेड आ गया, सोडियम तो पानी के अंदर चला गया साथ में, हार्डनेस रिमूव कर दी। अब इसको रीजनरेट कैसे करेंगे? तो ख़राब हो गया, इसके अंदर और पानी निकालेंगे तो सोडियम तो है ही नहीं रिप्लेस करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम को, ऑलरेडी कैल्शियम मैग्नीशियम आ गया। तब इसको ब्रायन सॉल्यूशन, ब्रायन सॉल्यूशन क्या होता है? कुछ नहीं, नमक का पानी होता है NaCl, इसके साथ रीजनरेट कर देते हैं इससे। इसको इसके अंदर से क्या करेंगे? NaCl डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम हट जाएगा, सोडियम वापस Na2Z बना लेगा, और फिर अपना वापस जियोलाइट बन गया। और इसके अंदर से पानी फिर से पास करके और हार्डनेस रिमूव करवा लेंगे। यही होती है आयन एक्सचेंज मेथड। जियोलाइट प्रोसेस, जियोलाइट Na2Z है, रीजनरेट कर देते हैं किससे? ब्रायन सॉल्यूशन NaCl से। फिर आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, बहुत ही प्यारी प्रोसेस है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी RO, जो अपने घरों में यूज़ होता है। वाटर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर जो यूज़ होता है, उसके अंदर सबसे जो तगड़ी चीज़ है वो रिवर्स ऑस्मोसिस है। ये क्या है? जीरो हार्डनेस देता है, अगर इसके अंदर से कुछ भी पास होना मुश्किल है,
इसके अंदर से केवल पानी पास हो पाता है रिवर्स ऑस्मोसिस से। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, नेचुरल प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोसिस। आगे पढ़ेंगे अपन, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ऑस्मोसिस नेचुरल प्रोसेस है, और अगर प्रेशर लगा के काम किया जाए तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाती है। ठीक है, ये TDS एंड टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स नहीं ले जाने देगी, बैक्टीरिया को भी हटा देती है, को भी नहीं जाने देगी। केवल क्या जाएगा, पानी जाएगा इस मेम्ब्रेन के थ्रू। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर से पानी के अलावा कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, समझ में आ गया। या फिर होता है डीमिनरलाइजेशन, मिनरल्स को हटा ही दो, डीमिनरल कर दो, सारे मिनरल्स को हटा दो। कैसे कैसे हटाएंगे, आगे डीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस जानेंगे अपन। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट और लिखा हुआ है, देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, थोड़े से अपन देखते चलते हैं। ठीक है, कितना टाइम हो गया अपने को, 1 घंटा हो गया। भी पढ़ा नहीं है अपने को, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा छोटा मोटा, एल्गिनिटी तक कंप्लीट करके चलते हैं अपन इसको। ठीक है, सोडा क्या करता है, ये क्या करता है, सॉफ्टनिंग अपने को आइडिया लग गया। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ हार्डनेस वाटर यूजिंग लाइम एंड सोडा एज ट्रीटमेंट। सोडा एस यानी Na2CO3 दोनों मिलके भी जीरो हार्डनेस नहीं दे पाते हैं, जीरो हार्डनेस नहीं दे पाते हैं। लाइम क्या करता है, इंटायर कार्बोनेट हार्डनेस को वाटर रिमूव कर देता है। लाइम रिएक्ट्स विद नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ MgA, मैग्नीशियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस से रिएक्ट करता है, प्लस लाइम क्या बना देता है, कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बना देता है, साथ में क्या बना देता है MgOH2, जो कि प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम इज रिमूव्ड बाई सोडा एस। ठीक है, सही बात है। तो कह रहा है सोडा एस रिमूव्ड बाई बोथ कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। सारा कॉन्सेप्ट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट का ही कॉन्सेप्ट है। ओके, तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस हमने पानी को हार्ड होते हुए देख लिया, हमने पानी को सॉफ्ट भी कर दिया। लाइम और सोडा जीरो हार्डनेस नहीं दे पाएंगे, जीरो हार्डनेस के लिए अपने को आयन एक्सचेंज मेथड, रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड और डीमिनरलाइजेशन करना पड़ेगा। अब अपन चलते हैं इसके ही इक्विवेलेंट चीज़ों पे, यानी कि इस पे एल्किलिनिटी पे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एल्किलिनिटी का भी, एक बार में समझ में आ जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, पानी पी लेते हैं। एल्किलिनिटी, पहले तो डेफिनेशन देखो इसकी, बड़ी सिंपल सी है। अपन बचपन से हमेशा कंफ्यूज होते हुए आए हैं, इंजीनियरिंग में आके हमने सीखा कि एल्किलिनिटी होती क्या है। एल्किलिनिटी होती है प्रेजेंस ऑफ आयंस इन वाटर दैट विल न्यूट्रलाइज द हाइड्रोजन आयन, यानी H+ आयन को जो भी आयंस न्यूट्रलाइज कर देगा उसको अपन क्या बोलेंगे कि एल्किलिनिटी है इसमें, ये एल्कलाइन है। और ये मेनली काम कौन कौन करता है, H+ को न्यूट्रलाइज करने वाला काम OH मैनेज करता है, अपने को पता है बचपन से। और कौन करता है, CO3 मैनेज करता है, HCO3 मैनेज करता है। ये तो हो गए मेजर मेजर अनायंस हो गए। तो और भी करते हैं, उनका रोल कम होता है, माइनर आयंस भी होते हैं, आगे देखेंगे। लेकिन मेनली H+ आयन को न्यूट्रलाइज करने की जो कैपेसिटी होती है पानी की, उसी को बोलते हैं एल्किलिनिटी, एल्किलिनिटी। ठीक है, OH- को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी वो आप सिंपल मानते हैं एसिडिटी। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। अब सिंपल हो गया, पहले अपन एसिडिटी बेसिसिटी पढ़ते थे, अब वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब अपन चलते हैं, अब अपन पढ़ते हैं एसिडिटी और एल्किलिनिटी। अब देखो एसिडिटी, दो टाइप की एसिडिटी होती है, मिनरल एसिडिटी, कार्बोनेट एसिडिटी। मिनरल एसिडिटी क्या होती है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कारण होती है, जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इनके कारण जो होगा मिनरल एसिडिटी होगी। कार्बोनेट एसिडिटी H2O+CO2 H2CO3, ये क्या है, वीक एसिड है, और ये पानी के अंदर आराम से CO2 H2 मिलते रहते हैं, CO2 बाहर से मिलता रहता है, H2 के अंदर मिल के और पानी को एसिड बनाता रहता है H2CO3। नेचर की प्रोसेस है, पानी के अंदर ये होता रहता है।
इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि पानी के अंदर कार्बन ऐड हो रहा है, इसको कार्बोनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये H2CO3 वीक एसिड है। अब इसी के कारण क्या होता है, समुद्र की पीएच कम होती जा रही है। इसको क्या बोलते हैं, ओशन एडिसिफिकेशन भी बोलते हैं, ओशन एसिडिफिकेशन बोलते हैं। पानी, ओशन का पानी एसिड होता जा रहा है, इससे उसके अंदर जो रहने वाले मेरीन इकोसिस्टम पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। अभी भी ओशन एसिड नहीं हुआ है, पीएच अभी भी 8.1 के अराउंड है, लेकिन फिर भी पिछले 100 सालों के दौरान 30% पीएच रिड्यूस हो चुकी है ओशन की। ठीक है, अभी भी पीएच है ही 8.1, लेकिन फिर भी ओशन एसिडिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, उसका मेन कारण क्या है, H2CO3, क्योंकि समुद्र अपना क्या करता है, कार्बन का सबसे बड़ा सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन पढ़ते हैं ना, सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन स्टोरेज का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोरेज करता है, उसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये इसके कारण धीरे 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 करके उसकी एसिडिटी बढ़ती रहती है, H2CO3। ठीक है, तो ये कार्बन एसिडिटी, कार्बोनेट एसिडिटी होगी, ये मिनरल एसिडिटी होगी, थोड़ा थोड़ा हमने देख लिया। अब क्या है, इसका मेजरमेंट कैसे करें भाई, एसिडिटी है नॉर्मल सा, टाइट्रेंट क्या करेंगे, NaOH बेसिक ले आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। इंडिकेटर, अब एल्कलिनिटी और एसिडिटी में इंडिकेटर सेम है, जहाँ भी पीएच वाला कॉन्सेप्ट आ गया वहाँ पे दो अपने इंडिकेटर आएंगे, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, याद कर लो इनको। फिनोप्थिलीन की रेंज होती है 10 से 8.5 के बीच, मिथाइल ऑरेंज 2.8 से 4.5 के बीच में। अब देखो काम कैसे करते हैं, इनके रंग कैसे बदलते हैं। फिनोप्थिलीन पीएच 10 पे पिंक रहता है, 8.5 पे कलरलेस हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, येलो से रेड होता है। फॉर जैसे मान लो मैं से पूरा डायग्राम बनाऊँ पीएच का, पीएच मीटर का, यहाँ क्या है, पीएच बराबर 14, यहाँ क्या है, पीएच बराबर 7 है। पहले है फिनोप्थिलीन, किस में काम करता है, 10 से 8.5 में, यानी यहाँ पे रहेगा पिंक कलर दिखाएगा और यहाँ पे कलरलेस हो जाएगा। फिर आता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज यहाँ के लगभग आता है, कहाँ से, 4.5 से 2.5 मान लो, 2.8 मान लो। कैसे कलर दिखाएगा, पिंक कलरलेस, फिर आता है येलो और फिर आता है रेड। ऐसे कलर आते हैं, ऐसे कलर प्रोड्यूस होते हैं पी और एम के, मिथाइल ऑरेंज और सॉरी फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज की। ये पीएच 7 है, ये मान लो पीएच 0 है। तो पीएच 14 से चले अपन, फिनोप्थिलीन डाल रखा है, पीएच बराबर 10 पे पिंक कलर देगा, 8.5 पे कलरलेस हो जाएगा। फिर धीरे धीरे पीएच 7 आई, हमने मिथाइल ऑरेंज भी डाल रखा है, पीएच बराबर 4.5 पे येलो कलर, तो पिंक कलर येलो और फिर रेड कलर देता है। तो पिंक का अपना कलरलेस हो जाता है और फिर ये अपना येलो से रेड हो जाता है। ठीक है, पिंक और रेड दो फाइनल कलर से इनके, तो ऊपर से चलते हुए पिंक होता है और फिर लास्ट में आके रेड हो जाता है। बीच में ये पिंक से कलरलेस और ये येलो से रेड। ये इनका पूरा कॉन्सेप्ट है फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज का, ये अपने को याद होना चाहिए। तो फिनोप्थिलीन का देख लो, पिंक से कलरलेस, येलो से रेड, यानी एल्कलाइन से एसिड की तरफ जा रहे हैं, तो पिंक से कलरलेस और येलो से रेड की तरफ। तो ये अपने को याद होना चाहिए, तो येलो से रेड की तरफ। ठीक है, तो पीएच हमने लगभग याद कर ली, 10 से 8.5 और 4.5 से 2.5। तो टाइटेंट हमने देख लिया, एसिडिटी निकाल रहे हैं, तो बेस होगा स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, इंडिकेटर फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज, और कितना NaOH कंसनट्रेशन हुआ उसके बेसिस पे अपन एसिडिटी निकाल लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है। तो देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि पीएच जो चीज़ होती है माइनस का log ऑफ H प्लस, कह रहा है तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। पीएच तो बस करंट सिचुएशन है कि H प्लस कंसनट्रेशन कितनी है, ये तो बस H प्लस और OH माइनस की करंट कंसनट्रेशन बताता है बस। असली खेल तो एसिडिटी और एल्कलिनिटी है। पानी का पीएच कौन कंट्रोल करता है, एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी। पीएच तो बस एक करंट सिचुएशन है कि भाई इस टाइम पे H प्लस कंसनट्रेशन कितनी है, बाकी कंट्रोल कौन करता है, एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी। ठीक है, अब एसिडिटी हमने पढ़ ली कि पानी में की एसिडिटी कितनी है, किससे मेजर कर लिया हमने, स्ट्रॉन्ग बेस से मेजर कर लिया।
टाइटेंट हमने फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज ले लिया। पहले फिनोप्थिलीन आया, मिथाइल ऑरेंज आया। फिनोप्थिलीन पीएच बराबर 10 से पीएच बराबर 8.5, पिंक से क्या आ गया, कलरलेस आ गया। फिर मिथाइल ऑरेंज भाई साहब आए, यहाँ पीएच क्या था, 7 था। मिथाइल ऑरेंज आया 4.5 से 2.8 या 2.5 जो भी मान लो, क्या कलरलेस है, फिर वो येलो की तरफ आएगा और फाइनल तो कलर क्या देगा, रेड देगा। ये हमने फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज में जो कन्फ्यूजन रहते थे वो हमने कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है। अब आता है एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड। अब एसिड क्या क्या है, यानी न्यूट्रलाइज एसिड यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस को न्यूट्रलाइज करने की जो एबिलिटी है वाटर की, उसी को अपन बोलते हैं एल्कलिनिटी। ठीक है, तो कौन कौन देता है एल्कलिनिटी, OH माइनस न्यूट्रलाइज कर देता है H प्लस को, HCO3 माइनस कर देता है, CO32 माइनस कर देता है। तो अपन याद रखेंगे OH माइनस, CO32 माइनस, HCO3 माइनस। ये क्या है, मेजर मेजर है। माइनर कौन है, अमोनिया भी न्यूट्रलाइज कर देता है, H माइनस भी कर देता है, H3PO4 माइनस भी न्यूट्रलाइज कर देता है वाटर को, या वाटर को नहीं, H प्लस आयन कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज कर देता है। हाइड्रोनियम आयन को न्यूट्रलाइज करने का कॉन्सेप्ट है। अब आता है कि पानी के अंदर चलता कैसे है सब चीज़ें। तो पानी के अंदर वही कार्बोनेशन वाली इक्वेशन है, कार्बोनेशन। H2 के अंदर क्या आया, CO2 आया, H2CO3 बनी। H2CO3 डिसोसिएट्स होता रहता है H पर पीएच, H2CO3 H प्लस HCO3 माइनस, HCO3 माइनस फिर टूटता रहता है, और CO3 माइनस 2 माइनस H प्लस H2O, ये फाइनल इक्वेशन अपन मान सकते हैं। अब क्या कहते हैं कि अगर एल्गी प्रेजेंट हो ना पानी में, अगर एल्गी प्रेजेंट हो, एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, लाइट को यूज करके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा प्लस फूड बनाएगा। तो एल्गी पानी के अंदर रहता है, पानी के अंदर उसको CO2 कहाँ से लेगा, CO2 तो मिलेगी नहीं, बाकी पेड़ पौधे तो CO2 लेके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्गी को CO2 तो मिलेगी नहीं, वो टूट पड़ता है HCO3 माइनस में। तो वो HCO3 माइनस को एज ए कार्बन सोर्स के रूप में काम करता है, एज ए कार्बन सोर्स के रूप में यूज करता है, और फिर फूड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। तो HCO3 माइनस को यूज करेगा, पानी के अंदर ही रहती है एल्गी, HCO3 माइनस को यूज करेगा, तो ये इक्वेशन फंस जाती है इधर। तो क्या बच गया, HCO3 माइनस तो एल्गी यूज कर लेता, इक्वेशन ये खाली हो गया, तो ये इक्वेशन और फॉरवर्ड के रूप में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो OH माइनस इंक्रीज होता रहता है, और OH माइनस अगर इंक्रीज होता रहता है तो पीएच इंक्रीज हो जाती है। समझ गए। और पानी क्या हो जाता है, एल्कलाइन, काफ़ी एल्कलाइन हो जाता है अगर एल्गी प्रेजेंट है तो ये एक एल्गी की कहानी होती है। ये जो हमने टिक लगा रखा था कि ऐसा क्यों होता है, ये हमने बता दिया। क्या, क्योंकि एल्गी कंज्यूम्स कंज्यूम्स HCO3 माइनस, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो हमने इक्वेशन देख ली। अब क्या है इसमें, इक्वेशन देखने के बाद तो कौन कौन देगा एल्कलिनिटी इसी इक्वेशन में, OH माइनस देगा, HCO3 माइनस देगा, CO32 माइनस देगा, आपस में चेंज होते रहते हैं, आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये मेजर आयंस है, OH माइनस, HCO3 माइनस और CO32 माइनस, और माइनर NH3 HS माइनस और H3PO माइनस का। ठीक है, एल्कलिनिटी हो गया। इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, एल्कलिनिटी को मेजरमेंट करने का तरीका है वही एल्कलिनिटी, तो ये लगभग बेसिसिटी टाइप का ही है। H प्लस को न्यूट्रलाइज करने का, तो अपन इसमें H प्लस ही डालेंगे और पूछेंगे भाई एसिड को कितना न्यूट्रलाइज कर रहा है, और H प्लस को कौन न्यूट्रलाइज कितना कर रहा है, उसके बेसिस पे अपन मेजरमेंट कर लेंगे। तो 0.02 NH2SO4 एज ए टाइटेंट के रूप में यूज़ करते हैं, इंडिकेटर वही एसिडिटी वाले फिनोथिलीन और मिथाइल ऑरेंज।
तो अपने को ये पीएच का डायग्राम देखने को मिलता है। ठीक है, तो पीएच बराबर 10 से 8.3 8.5 तक फिनोक्थिलीन काम करता है। 4.5 से 2.8 के बीच में मिथाइल ऑरेंज काम करता है। तो 4.5 जैसे ही आती है मिथाइल ऑरेंज येलो कलर देता है, उसी हिसाब से अपने को पता चल जाता है कि H प्लस एन जितना कंसनट्रेशन न्यूट्रलाइज होना था वो हो गया, क्योंकि पीएच 4.5 आ चुकी है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो न्यूट्रलाइज क्या ही होगा, H प्लस हो गया न्यूट्रलाइज। तो ये तो हो जाती है मिथाइल एल्कलिनिटी पूरी अब तक। फिनोक्थिलीन एल्कलिनिटी किसको बोलते हैं कि 8.5 पीएच बराबर 8.5 के अराउंड जितनी एल्कलिनिटी कंज्यूम हो गई फिनोक्थिलीन, जितना फिनोक्थिलीन कंज्यूम हो गया। यहाँ पे कौन सा कलर आता है, फिनोक्थिलीन कंज्यूम नहीं होता। फिनोक्थिलीन तो क्या इंडिकेटर है। यूज कौन होता है, टाइट्रेंट यूज होता है, मिलीलीटर ऑफ टाइट्रेंट यूज होता है। हमने ये 0.021 फिर हिसाब से ले रखा है कि अपने को जितना ml टाइट्रेंट यूज हो उतना ही मुझे पता चल जाएगी इतने ml एल्कलिनिटी पानी में है एच CaCO3। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। फिनोक्थिलीन पीएच बराबर 8.5 पे कैसे आएगा, पीएच बराबर 10 पे था पिंक, और पीएच बराबर 8.5 पे क्या आएगा, कलरलेस। जैसे कलरलेस होता है अपने को पता चल जाता है कि OH माइनस और CO32 माइनस की आधी कंसनट्रेशन इन्होंने अपना काम कर दिया। जैसे अब इसमें दो टाइप की चीज़ें होती हैं, पहले OH माइनस यहाँ ज़्यादा रहता है और CO32 माइनस रहता है। ठीक है, CO32 माइनस के पास दो वैलेंसी है, मतलब ये दो हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो कैसे कैसे करता है, एक तो ये पीएच बराबर 8.5 तक H प्लस को न्यूट्रलाइज करता है। फिर एक इस वाली रेंज में HCO3 माइनस के साथ यहाँ से CO32 माइनस कैसे हो जाता है, HCO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक हाइड्रोजन प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिया और किस में कन्वर्ट हो गया, HCO3 माइनस में। और यहाँ ऑलरेडी HCO3 माइनस था इस वाली रेंज में, तो HCO3 माइनस ऑलरेडी जो था वो प्लस आधा पार्ट, आधी कंसनट्रेशन CO32 माइनस वाली जो कन्वर्ट हुई है HCO3 माइनस में। ऑलरेडी CO32 माइनस था, H प्लस को न्यूट्रलाइज किया, HCO3 बना, HCO3 माइनस बना, तो ये वो हो जाता है। अब इसको आधा क्यों बोलते हैं, क्योंकि CO32 माइनस दो हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। तो OH माइनस और हाफ CO32 माइनस तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी H प्लस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं या खुद न्यूट्रलाइज हो जाते हैं किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 टाइट्रेंट की प्रेजेंस में। ठीक है, और जो आधा CO32 माइनस जो HCO3 माइनस बनाता है वो प्लस का ऑलरेडी HCO3 माइनस था वो यहाँ पे डिन्यूट्रलाइज हो जाते हैं किसमें, पीएच बराबर 8.3 से 4.5 के बीच में। तो यहाँ पे जो होता है वो तो फिनोथिलीन, यहाँ पे इंडिकेटर ने रंग बदला, क्या आया, कलरलेस आया। जैसे कलरलेस बदला उस टाइम पे कितना टाइट्रेंट यूज हो चुका है वो अपन नोट डाउन कर लेते हैं, कितना टाइट्रेंट यूज हुआ। फिर पीएच बराबर 4.5 पे क्या कलर आता है, येलो कलर आता है, किसका, मिथाइल ऑरेंज का। तो ये अपने को पता चल जाता है कि यहाँ तक कितना ml यूज हो गया। तो इसको बोलते हैं फिर P और M, P एल्कलिनिटी M एल्कलिनिटी, P एल्कलिनिटी ये हो गई, M एल्कलिनिटी ये हो गई, फिनोथिलीन एल्कलिनिटी और मिथाइल ऑरेंज एल्कलिनिटी। मेजर कोज ऑफ एसिडिटी इन वाटर क्या है, जो अभी बताया था कि पानी के अंदर CO2 जाएगी तो H2CO3 बनाएगा। वीक एसिड है लेकिन मेजर कोज ऑफ एसिडिटी यही है, क्योंकि बहुत CO2 समुद्र के अंदर जाती है और पानी को क्या करती है, और वीक एसिड है तो एसिडिटी देती है। मेजर कोज ऑफ एसिडिटी ये है। बाकी पानी के अंदर कभी अपन HCl H2SO4 थोड़ी डालते हैं, नहीं डालते ना। तो मेजर कोज ऑफ एसिडिटी H2CO3 है, वीक एसिड है लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जाए तो मेजर कोज ऑफ एसिडिटी हो जाता है। और हमने क्या देखा, एक देखो ये देखो भाई चीज़ें, अच्छी चीज़ें, टोटल मिथाइल ऑरेंज एल्कलिनिटी, मिथाइल ऑरेंज एल्कलिनिटी टोटल आ गई, तो ये टोटल एल्कलिनिटी हो गई। ठीक है, डू यू नो OH माइनस एंड HCO3 माइनस कभी भी साथ में नहीं रह सकती।
OH माइनस और HCO3 माइनस कभी भी साथ में नहीं रहती, इसलिए हमने OH माइनस को यहाँ दिखाया था, HCO3 माइनस को हमने यहाँ दिखाया है। ये दोनों साथ में नहीं रहती, जल्दी से क्या बना लेती है, मिक्स होके CO3 माइनस बना लेती हैं। इसलिए कभी भी तीनों एल्किनिटी एक साथ नहीं रहती। ये हमें एक नया कॉन्सेप्ट लगा। पहले हमें लगा कि तीनों एल्किनिटी साथ में रहती होंगी, OH माइनस, CO3 माइनस और HCO3 माइनस। हमें लगा तीनों एल्किनिटी साथ में रहती होंगी, लेकिन नहीं, तीनों एल्किनिटी साथ में नहीं रहती। OH माइनस और HCO3 माइनस मिलकर जल्दी से CO3 माइनस बना लेते हैं, इसलिए कभी भी तीनों एल्किनिटी साथ में नहीं रहती। और हमने दिखाया भी डायग्राम में ऐसा, ये बस ये क्या था यहाँ, pH बराबर 8.5, यहाँ क्या था, सॉरी सही डायग्राम नहीं बना, ये है pH बराबर 8.5, क्या है, फिनोल्फथालीन एल्किनिटी। ये क्या है pH, ये मिथाइलिन एल्किनिटी। कौन सा pH बराबर 4.5, ये क्या है pH बराबर 10, यानी पानी जो फिनोल्फथालीन का कलर कैसे चेंज हुआ, यहाँ पिंक कलर था, यहाँ क्या कलर आया, कलरलेस। फिर यहाँ पे pH बराबर 4.5 पे क्या कलर आता है, येलो। और फिर 2.8 पे क्या कलर आता है, वो अपने को यहाँ यूज़ में नहीं आता, 2.8 पे कलर आता है रेड। ये क्या है, ML ऑफ एल्किनिटी, ML ऑफ टाइट्रेंट यूज। तो जैसे पी ने कलर चेंज किया तो हम उसको बोल देते हैं पी एल्किनिटी। यहाँ तक जितना टाइट्रेंट यूज हो चुका है वो अपने को पता चल जाता है, क्योंकि हमने कंसनट्रेशन क्या ले रखी है, 0.02 NH2SO4, और जितना यूज होता है उतनी हम बोल देते हैं 1 ml एल्किनिटी है पानी में ऑफ AgCO3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये अपने को पता चल गया कि OH माइनस और HCO3 माइनस कभी भी साथ में नहीं रह सकते, जल्दी से CO3 माइनस बना लेते हैं, इसलिए तीनों एल्किनिटी कभी भी एक साथ नहीं रहती पानी में। ये देख लो, वाई 0.02 NH2SO4 यूज, क्योंकि वही ग्राम इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट। 1 ml ऑफ दिस टाइटेंट यूज, जैसे ही 1 ml इस टाइटेंट का यूज होता है तो क्या बना लेता है, क्या बराबर होता है वो, 1 मिलीग्राम ऑफ एल्किनिटी है CO3। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने 0.02 NH2SO4 इस हिसाब से चूज किया है ताकि 1 मिलीग्राम ऑफ, जैसे ही 1 ml टाइटेंट यूज हो हमें हाथ याद पता चल जाए कि 1 मिलीग्राम ऑफ एल्किनिटी आ गई है CO3। ये बस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, और उसी टाइम पे जितना टाइटेंट यूज हुआ है उसी टाइम पे हम देख के बता देते हैं कि 200 मिलीग्राम पर लीटर एल्किनिटी है HCO3, 600 मिलीग्राम एल्किनिटी है HCO3, अपने सब उस टाइम आइडिया लग जाता है, 450 मिलीग्राम पर लीटर है HCO3। ठीक है, ओके। जैसे मान लो हमने सैंपल लिया 100 ml का, ठीक है, 100 ml का वाटर सैंपल था, और अपने को उसको टाइटेंट किया, किसे टाइटेंट किया, 0.02 NH2SO4 से टाइटेंट किया। हमें एल्किनिटी निकालनी थी, हमने टाइटेंट किया और हमें पता चल गया कि 20 ml टाइटेंट यूज हुआ है। अपने को उसी टाइम एल्किनिटी निकालनी है कि भाई कितनी एल्किनिटी है, तो 20 ml निकालना है, तो अपने को पता चल गया कि 20 मिलीग्राम एल्किनिटी है HCaCO3। अपने को तो एल्किनिटी मिलीग्राम पर लीटर में चाहिए, तो 20 मिलीग्राम कितने में है, 100 ml में है, तो 1000 ml में कितनी होगी, 100 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, 100 ml में 20 मिलीग्राम है, 1000 ml में कितनी होगी, क्योंकि अपने को मिलीग्राम पर लीटर में चाहिए, तो 1000 ml में कितनी होगी निकाल लेंगे, 100 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगी। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आसान करने के लिए हमने कंसनट्रेशन इस हिसाब से चूज करी है। ओके, फिर आता है टोटल एल्किनिटी, HCO3 माइनस की कंसनट्रेशन। 2CO3 माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि कार्बोनेट आयन की 2 वैलेंसी है, ये 2 हाइड्रोजन प्लस आयन को न्यूट्रलाइज करेगा, इसलिए हमने 2 टाइम्स रखा है। प्लस OH माइनस की कंसनट्रेशन, माइनस अगर हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन तो उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि टोटल एल्किनिटी क्या होती है, हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी, अगर हाइड्रोजन ऑलरेडी है तो उसको माइनस कर देते हैं। अब देखो P बराबर 0 है तो क्या मतलब होता है इसका, ये और ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, यहाँ था P एल्किनिटी,
यहाँ थी मिथाइल ऑरेंज एल्केनिटी। अब पहला बोल रहा है कि पी बराबर 0, मतलब यहाँ तो कुछ था ही नहीं, पी बराबर 0 ही आ गया। तो पूरी एल्केनिटी कौन सी थी, यहाँ क्या है HCO3 माइनस है, तो पूरी टोटल एल्केनिटी क्या होगी HCO3 माइनस की, क्योंकि OH माइनस भी नहीं था और CO3 माइनस भी नहीं होगा, क्योंकि CO3 माइनस होता तो कुछ यहाँ भी एल्केनिटी देता, कुछ यहाँ भी एल्केनिटी देता। पी बराबर 0 टोटल एल्केनिटी समझ में आ गया। अगर पी बराबर m है, नहीं पी बराबर m हो गया, मतलब ये m यहीं आ गया शिफ्ट होगी, तभी पी बराबर m होगा। और सारी एल्केनिटी क्या है, ये तो HCO3 माइनस तो है ही नहीं, और CO3 माइनस और ये होता है तो पी बराबर m कभी होता ही नहीं, पी बराबर m/2 होता, नहीं पी कितना होता है m का आधा होता। अगर पी बराबर m है, मतलब m यहीं आ गया है, तो पूरी एल्केनिटी क्या होगी OH माइनस की एल्केनिटी होगी। तो ये अपने को बेसिक बेसिक सा चीज़ आइडिया रहना चाहिए। पी बराबर m/2 है तो परफेक्ट आधा है, पी m के आधे भी है तो टोटल एल्केनिटी क्या होगी CO3 माइनस की होगी, बाकी कोई एल्केनिटी नहीं होगी। OH माइनस और HCO3 माइनस 0 होंगे। तो ये बेसिक बेसिक से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी टोटल एल्केनिटी निकालनी हो या अपना मिलीग्राम इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट निकाल लेंगे। कई बार पूछता है कि रियल एल्केनिटी बताओ भाई, टोटल एल्केनिटी, ये तो आपने एल्केनिटी अप्रोक्सीमेट वाली चीज़ बता दी, ये मिलीग्राम पर इक्विवेलेंट, मिली मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट बोलो ना, ग्राम इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट से आपने एल्केनिटी निकाल ली। किस चीज़ का माना आपने, हमने कार्बोनेट आयन का बाइकार्बोनेट आयन का मान लिया। अब आता है कि रियल एल्केनिटी क्या है, तो pH बराबर 10 पे अपने को H प्लस की कंसनट्रेशन मिल जाती है, pH बराबर 10 से POH भी मिल जाता है, तो OH माइनस की कंसनट्रेशन मिल जाती है। फिर आता है एक्चुअल वाला CO3 माइनस HCO3 माइनस OH माइनस H माइनस। यहाँ CO3 माइनस की हमने बेसिक नहीं लिया क्योंकि हमने ऑलरेडी किस में कर रखे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट में अगर करना हो तो वैलेंसी का इफेक्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर बेसिक कंसनट्रेशन दी हो तो अपने को 2 टाइम्स करना होता है, बाकी इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने इसमें वैलेंसी का फैक्टर ऑलरेडी ले रखा है। ठीक है, तो अगर रियल पूछे तो OH माइनस H प्लस इन सबको निकाल के माइनस प्लस करना होता है। तो ये हमने एल्केनिटी कंप्लीट कर लिया। तो आज हमने पढ़ा तो बेसिक बेसिक सा ही है, बाकी अपन कल इसको कंटिन्यू करेंगे, कल इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे, जितना भी लगेगा, अपने को टाइम का मतलब नहीं है, अपने को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो हार्डनेस, हार्डनेस को सॉफ्टनेस, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तरीके देख लिए, एल्कलिनिटी एसिडिटी देख ली हमने, एल्कलिनिटी देख ली, आसान आसान से कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, तो रिवीजन करते रहो दोस्तों, बाकी अपन आप सीरीज अपन कंटिन्यू रखेंगे। कल अपन कोशिश करेंगे कि 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करें, 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करें। एक तो अपना इन्वायरमेंट चल ही रहा है और अपन एक नया जो अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या BMC जो चल रहा है उसको भी साथ साथ में लेंगे। ठीक है दोस्तों, और कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगा। ओके गाइज।